हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पार्क्स। ये होने वाली है हमारी आज की प्रथम क्लास एनसीएल क्रैश कोर्स में। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन करिए और एक बार मुझे कमेंट करके बतला दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार जल्दी से अपना कंफर्मेशन मुझे दीजिए कि आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है, सही तरीके से पहुंच रही है। ये बताना काम रहेगा आपका। बताइए बच्चों। जल्दी से कमेंट करिए भाई, आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप तक? वीडियो क्लियर है? ऑल क्लियर, ओके। चलिए शुरुआत हम लोग किससे करने वाले हैं? ऑब्वियसली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं आपको जल्दी से सिलेबस दिखा देता हूं और फिर मैं सीधे टॉपिक्स में आता हूं। जल्दी से क्यों सिलेबस दिखा देता हूं? क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है, इस वजह से। ओके। और मैं आपको बतला रहा हूं कि मैं आपके लिए छोटे छोटे सरप्राइजेस भी लेकर के आऊंगा बीच बीच में। बिल्कुल आप जस्ट एंजॉय करने वाली हैं, करेंगे सारी की सारी क्लासेस को। ये आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा कि सर कोर सेक्टर चल रहा है, ऑफ कोर नहीं चल रहा है। दोनों चीजें मैं ले आऊंगा। कैसे ले आऊंगा? क्योंकि मैंने क्लासेस ही इस तरीके से शेड्यूल की है कि मैंने 2 क्लास कर दी है। ठीक है, कंटिन्यू मैं 3 घंटे नहीं ले रहा हूं आपकी क्लास, जिससे कि आप बोर ना होने पाए। एक क्लास 2 घंटे की और शाम की क्लास 5 से 6 1 घंटे की। चलिए फिर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो जी। शुरुआत कहां से करना है? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जरा सिलेबस एक बार देख लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे सिलेबस देखने में। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन चल रही है कि क्या सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए तो देखना ही पड़ेगा। इसके लिए तो ऑप्शन यही होता है कि भाई साहब अब आपको ना उतना समय देना ही पड़ेगा हमें। एक सेकंड, थोड़ा सा जरा सिलेबस हम लोग फोन पे ले लेते हैं। क्योंकि कल की क्लास में क्या हुआ था, जब मैंने डेमो दिया था छोटा सा, कि कुछ टॉपिक वहां पर रह गए थे, तो आप लोग कंफ्यूजन हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर वो वाले टॉपिक छोड़ देंगे। नहीं, मैं सिलेबस लिखने पर मैं एग्जैक्टली सिलेबस से देख नहीं रहा था, तो मैंने वायरिंग वगैरह नहीं लिखे थे। तो करवाऊंगा सारा, ये मेरी श्योरिटी। जितना भी सिलेबस आपके टेक्निकल पे गिवन है अकॉर्डिंग टू द एनसीएल, उसका एक एक अक्षर में करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए, यहां पर था सिलेबस आपका इलेक्ट्रिक वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, एप्लीकेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। एंड वोल्टेज ड्रॉप भी वैसे हुए बोल रहा है इन द रेजिस्टेंस, देन नो प्रॉब्लम, ये तो सिंपली रजिस्टर पर ही सीधे आ जाएगा सारी चीज। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, यूनिट ऑफ वोल्टेज कॉमा करंट कॉमा रेजिस्टेंस,
पावर एनर्जी रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड हॉर्स पावर। ठीक है, ये मित्रों ना आपका सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस है। अब अगर आप इसको गौर से अगर आप देखो तो बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है, नहीं सिंपल सा है। वोल्टेज है बेटा, करंट है, कह रहा है रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लीजिए, कह रहा है कि रेजिस्टेंस जब पढ़ना तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस सारे आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसका वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज पैरेलल कनेक्शन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आप पढ़ोगे तो उसकी यूनिट्स भी पढ़ लेना। तो मुझे लगता है यहां पर कुल मिलाकर के आपके 4 से 5 पॉइंट है। ठीक है, ओनली आपके 4 से 5 पॉइंट बन रहे हैं, लिखने में भले ही उन्होंने ठीक ठाक लिख दिया हो। मैं आपको एक एक बिंदु यहां पर क्लियर करता हूं। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 सारी बातें क्लियर करता हूं। तो चलिए, कुछ भी समझ नहीं आएगा वो चीज आप लोग बोल देंगे। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये बतला दीजिए, क्या आपको हिंदी में भी नोट्स चाहिए क्या? क्या आप लोगों को बच्चों हिंदी में भी नोट्स चाहिए क्या? मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ पर एक साथ बच्चों, दोनों लैंग्वेज में देना तो डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन मैं आपके लिए कन्वर्ट जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर चाहिए होंगे देन आप ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? सर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है 1 इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन पर ही क्यों कंसंट्रेट करते हैं? हम प्रोटॉन पर क्यों नहीं कंसंट्रेट कर रहे, न्यूट्रॉन्स पर क्यों नहीं कंसंट्रेट कर रहे? तो उसका जो टेक्निकल सबसे अच्छा रीजन है, कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर कंपेयर टू द अनदर एटम। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वह जनरली मेरे किसी भी दूसरे एटम की तुलना में काफी ज्यादा होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु कि यहां पर जो इसका नेट वेट रहता है ना ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन पे इसका वेट भी कम हो जाता है। ठीक है, या मूविंग कंडीशन पर बोलिए तो इसका वेट कम हो जाता है, जिससे अगेन बात वही आई कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी बच्चों इंक्रीज हो जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो अगर कोई हमसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज पूछता है तो हम कहते हैं कि देखिए 1 इलेक्ट्रॉन होती है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है 1 इलेक्ट्रॉन। देन कम टू द पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जान ले, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सो इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, चार्ज कितना होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर? सो इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, and then come to the mass of electron। mass of electron है 9.1 into 10 to the power -31 kg। mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31 kg। ठीक है, इसके इन्वेंटर कौन थे? इसके इन्वेंटर भाई साहब कौन थे? सो इन्वेंटर थे जे दे थॉमसन। ठीक है, इफेक्टिव मास, ये हो गया बच्चों बात ऊपर मैंने की मास की, फिर मैं कह रहा हूं इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह वेरी स्मॉल होता है। इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती कि इफेक्टिव मास का वैल्यू बतलाइए। मास जब आप बोल रहे हैं तो मास का मतलब है कि रुका हुआ है, जैसे आप तराजू में तौलते हो ना कि आपने कुछ रख दिया फिर आपने तौला, उस समय आपको जो मास मिला वह है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। सवाल ये बन सकता है यहां पर कि व्हाट इज द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? ठीक है, व्हाट इज मतलब क्या न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, ये जानना चाहता है कि इफेक्टिव मास कैलकुलेट कब किया गया है। इफेक्टिव मास कैलकुलेट कब किया गया है? ठीक है, इट मींस मास ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। ठीक है, रनिंग कंडीशन पर मास कितना रहता है इलेक्ट्रॉन पर? रनिंग कंडीशन पर मास कैसा होता है इलेक्ट्रॉन पर?
ठीक है। अब यहां पर जब बात आई है तो अब मैं आपके सीधे टॉपिक पे बच्चे स्विच करना चाहता हूं, मैं आपके सीधे टॉपिक पे आना चाहता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है किसी भी एटम पर, इलेक्ट्रॉन जो बच्चों किसी भी एटम पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो ये अंदर वाला पार्ट तो हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया बच्चों न्यूक्लियस। इसके बाहर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाहरी कक्षाओं में हो गए बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर जरा बात को समझेंगे। न्यूक्लियस दो मटेरियल से दो यहां पर आपके चार्ज रहेंगे, एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, किंतु पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके एक वर्ड बनता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ बोलना है, न्यूक्लियस आप नहीं बोलना चाहते, आपसे कोई कहता है कि दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं पर एक साथ रखे हुए हैं, तो इसका नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम रहेगा न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया कि इन दोनों को मिला करके न्यूक्लियॉन्स हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अगेन कम टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वापसी करिए इलेक्ट्रॉन वाले अपने पॉइंट पर। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं वह कहां पर है? ये नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं बनी है उनमें है। ठीक है, नाभिक के जो चारों तरफ बच्चों कक्षाएं बनी है उसमें है। तो मतलब है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह सब के सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? तो ये सब के सब आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? तो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। अब और थोड़ा सा समझ लीजिए, अनदर एक पॉइंट और जरा समझिए क्या कहता है। यहां पर यह जो इलेक्ट्रॉन है, आप लोग क्या बोलते थे कि इलिप्टिकल कक्षाओं में, इलिप्टिकल आकार में आपकी ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, यह बिल्कुल सोलर सिस्टम की भांति है कि यह सूर्य हो गया और ये हमारे ग्रह हो गए। ठीक है, ये सूर्य हो गया और बाकी हमारे ग्रह हो गए। तो ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, किंतु सारे के सारे ग्रह ना सिर्फ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अपने अक्ष के परितः भी घूमते हैं, अपने अक्ष के परितः भी घूमते हैं। ये ऐसे घूमा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि रोटेशन का डायरेक्शन ये है, रोटेशन का डायरेक्शन ये है। दूसरी बात समझिए कि क्या सबके सब जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं यहां पर विभिन्न कक्षाओं में, क्या सभी सेम दिशा में हो सकते हैं? इसका जवाब है यह कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इन जनरल तो नहीं घूमते, इन जनरल तो नहीं घूमते। ये लो, मैंने इसकी दिशा परिवर्तित कर दी। ठीक है, इसीलिए परिवर्तित किए, ध्यान रखिएगा। जब आप कल को पीडीएफ में देखेंगे ना, तो ये मत सोचना कि एक के जस्ट अपोजिट था, नहीं। कुछ कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वह एक दिशा में घूम रहे होंगे, कुछ में विपरीत दिशा में भी घूम सकते हैं, या सभी एक दिशा में भी घूम सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस हो सकती है। दूसरी बात, क्या सर ये जो रिवॉल्यूशन आपने या रोटेशन सॉरी बनाया, यहां पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनाया, तो क्या ये कंपलसरी है? अगेन जवाब, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सिस ऑफ एटम इज नॉट कंपलसरी श्योर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बच्चों, वह कोई जरूरी नहीं है, वह कोई जरूरी नहीं है कि सेम दिशा में ही घूमेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो तो बताइएगा, नहीं क्लियर हो तो भी बता सकते हैं आप लोग, पूरा हक है आपको। ठीक है, तो यहां पर फिर लिखिए कि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन orbits is not compulsory same
ठीक है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन कंपल्सरी सेम डायरेक्शन पर नहीं होता है, कंपल्सरी सेम डायरेक्शन पे नहीं होता। इसका कोई उदाहरण से समझा देता हूं, बिल्कुल आसान शब्दों में उदाहरण। आप लोहा लेते हैं, ठीक है, आप आयरन लेते हैं। आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्वतंत्र अवस्था में चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है, जबकि जबकि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं इसको चुंबकीय बिहेवियर के लिए, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ही रोल प्ले कर रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। ओके ना, क्लियर बच्चे? अगर वो कंपलसरी रोल प्ले कर रहे हैं, अगर वह, तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन से सर कर देते, किंतु यहां पर जो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह बार बार अलग अलग है, तो जो नेट मैग्नेटिज्म मिलेगा वह शून्य हो जाएगा। नेट मैग्नेटिज्म बच्चे क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अब आइए दूसरी कंडीशन, इसमें मैग्नेटिक इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिए। क्या करिए? इसमें मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अप्लाई करिए। जैसे ही आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सबका रोटेशन एंड रिवोल्यूशन सेम डायरेक्शन पर हो जाएगा। क्या होगा? सबका रोटेशन एंड रिवोल्यूशन सेम डायरेक्शन पे हो गया। तो सबका मैग्नेटिज्म जो है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स के जो अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड है वो सबकी जुड़ जाएगी और एक विशिष्ट दिशा में हो जाएगी। तो यह व्यवहार करने लगेगा एक मैग्नेट की भांति, एक मैग्नेट की भांति। ठीक है, ये बातें रही एक्स्ट्रा। सो बात आई थी इलेक्ट्रॉन्स की। पहले ये बताओ, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले ये जल्दी से कमेंट करें, ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्योंकि अब इसके आगे की बात शुरू करूं फिर मैं। बताइए बताइए मेरे बच्चों, और देख रहे हो मतलब हमसे सिंसियरिटी बाकी सारे बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से चाहते हैं, जो कि मुझे रखना भी है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया। लेकिन एनरोल्ड बहुत सारे बच्चे हुए हैं कल, लाइव नहीं है, लाइव नहीं आते। बोले सर हमें तो इच्छा थी कि हम आपको पैसा प्रदान करें, डायरेक्ट मेरे अकाउंट पे दिया करो। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे बच्चे वो बाउंडेड की कैटेगरी पर थे। वे किस पर थे? इन द कैटेगरी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बट मेरा इंटरेस्ट क्योंकि शिफ्ट होने वाला है तुरंत आपके करंट पर, तुरंत करंट पर। सो द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द फ्लो ऑफ करंट। वह इलेक्ट्रॉन्स जो करंट फ्लो पर, जो करंट फ्लो पर पार्टिसिपेट करते हैं, वह एक्चुअली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। ठीक है बेटा, कमलजीत मैं भी इसको रिपीट करता हूं, ठीक है? तो पहले एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिख लीजिए, नोट। ठीक है, नोट। अब आपसे यहां पर क्या कहता है कि सर ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये बच्चों बाउंडेड जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में अवेलेबल है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अवेलेबल है वो नहीं रोल प्ले करता, वो नहीं फ्लो होता, मूव करता या फ्लो होता है मेरी धारा प्रवाहित करने पर। ठीक है, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, चलिए अब आपने कहा कि सर एक बार जरा रिपीट करिए मैग्नेटिज्म वाला। देखो ऐसे समझो, ऐसे, इधर आओ, ये हो गया कंडक्टर, बिल्कुल साधारण। इस कंडक्टर में बच्चे ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस कंडक्टर में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब थंब के नियम से बताते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, कि अगर सर मैं कंडक्टर को ऐसे पकड़ूं कि अंगूठा मेरा धारा प्रवाहित होने की दिशा प्रदर्शित करे, तो घूमी हुई उंगलियां मेरी, तो जो उंगलियां होंगी वह फ्लक्स की दिशा बताएगी, वह फ्लक्स की दिशा बताएगी। क्लियर है ना? अगर ये बात है तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि धारा में प्रवाहित हुए थे
इलेक्ट्रॉन्स, धारा में प्रवाहित हुए थे इलेक्ट्रॉन्स। जब बच्चे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या कोई विशिष्ट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी वाले पर नहीं होगा? यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहे तो क्या हुआ, सबका जो मैग्नेटिज्म था वह ऐड हो गया, सबका मैग्नेटिज्म ऐड हो गया। जब बच्चे ये मैग्नेटिज्म ऐड हो गया तो इसके चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल गई, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल गई। ठीक है, अब ये बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर हुई? क्योंकि इसी से रिलेट करनी है दूसरी बात कि सर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड है वो सब जाकर के जुड़ गया और मुझे कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देने लगी। कंडक्टर के चारों तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड फील होने लग गई है। ठीक है, ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? कमेंट, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तभी तो फिर रिलेट करेंगे दूसरी बात को भी हम लोग। बताएं। यस और नो? राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने अच्छे तरीके से? कमेंट बहुत लेट करते हो यार तुम लोग, थोड़ा फास्ट किया करो ना कमेंट। जितना फास्ट करोगे तभी तो तेज चलाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है। तो अब देखिए, मतलब एक सीधा सा लॉजिक आया कि सर सारे इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, किंतु यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन एंड रोटेशन है वह सेम दिशाओं पर नहीं होता, सेम दिशा में नहीं होता है। क्योंकि सेम दिशा में नहीं है तो सबका जो मैग्नेटिक फील्ड आया तो आड़ा तिरछा सब रहेगा। ठीक है, जिगजैग टाइप का, कोई ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर को कर रहा है। ठीक है, तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी बच्चे, जब नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी तो ये वैल्यू शून्य हो जाएगी। ठीक है, किंतु जब मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा बाहर से, जब मैं यहां पर बच्चे मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई करूंगा तो सब विशिष्ट दिशा में, किसी एक दिशा में रिवोल्यूशन एंड रोटेशन हो जाएगा, जिससे कि सबका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वह एक ही दिशा में बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप सम करिए तो सब जुड़ जाएंगे और मुझे कंप्लीट मैग्नेटिज्म यहां पर दिखने लगेगा। ठीक है, यहां पर मुझे मैग्नेटिज्म दिखने लगेगा। ठीक है, चलो अभी क्लियर है या नहीं क्लियर बताइए। करंट, व्हाट इज करंट? What is current? So what is the definition of current? The definition of current is rate of change of charge. The rate of change of charge is known as current. The rate of change of charge known as करंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। कैपिटल लेटर से अगर हम शो करें इसको आई से तो डीसी की बनती है, स्मॉल लेटर से शो करते हैं तो एसी का करंट बनता है। वैसे ऐसा कोई मस्ट कंडीशन नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं अगर आपने गलती से कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया तो वे डीसी पर ही चली गई, वो तो अब एसी नहीं दिखेगी। तो ऐसा वैसे कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या फिर क्यू बाई टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या फिर क्यू बाई टी। क्यू मतलब चार्ज, कूलाम। ठीक है, क्यू क्या हो गया, चार्ज होता है तो इसका यूनिट हो गया कूलाम, टी सेकेंड, सो मात्रक आ गया कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड।
अथवा अथवा एम्पियर। ठीक है, मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। ठीक है, अब आइए कि करंट जो है कैसी राशि है, करंट कैसी राशि है। सो इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी, जो कि टेंसर का क्या मतलब है? जो कि कुछ कंडीशंस में आपका वेक्टर की तरह व्यवहार करेगी और कुछ कंडीशन में आपकी स्केलर की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है, तो वेक्टर की तरह तो ये नॉर्मली बहुत जाती नहीं है, तो टेंसर अथवा स्केलर क्वांटिटी ये कैसी है? टेंसर अथवा स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? सो इट्स अ टेंसर अथवा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों आप इसको स्केलर पर ले गए? क्यों आप इसको स्केलर पर ले गए? बिकॉज इट डू नॉट फॉलो, बिकॉज क्योंकि ये नहीं फॉलो करती जो वेक्टर का लॉ ऑफ ट्रायंगल है, जो वेक्टर का लॉ ऑफ ट्रायंगल होता है उसको नहीं फॉलो करती, इस वजह से टेंसर या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज it do not follow, because it do not follow law of triangle। ठीक है, क्योंकि इसने लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं किया था, लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं किया था, इस वजह से आपने कहा था कि, इस वजह से आपने कह दिया कि देखिए सर ये तो ना स्केलर क्वांटिटी है, या फिर आप इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है फिर करंट का एक और फॉर्मूला होता है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स पर आता है। सो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर एरिया, Vd is known as drift velocity, Vd is known as drift velocity। I is equal to NEA Vd, I is equal to NEA Vd in the presence of field। फील्ड की वजह से जो ड्रिफ्टिंग होती है उस वजह से आपकी करंट कितनी प्रवाहित हो जाएगी, उसका फॉर्मूला है NEA Vd, NEA Vd। अब चलिए अब अगली बातों पर आते हैं। ठीक है, इतना देख लीजिए, नोट डाउन अगर आप करना चाहें तो फिर साथ में करिएगा, अदरवाइज नहीं, लॉ ऑफ ट्रायंगल पर नहीं जाएंगे, नहीं नहीं बेटा, फिर वो डिटेल पर ज्यादा हो जाएगा। ये लॉ ऑफ ट्रायंगल होता है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, स्केलर वेक्टर जब हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं वहां पर आता है बेटा, तो इसको फॉलो नहीं करता, बस अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए, डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस नियम को बच्चे फॉलो नहीं करता। ठीक है, हाँ एक चीज और इस पे लिख लीजिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट? एम एल टी आई। ठीक है, एम एल टी इन तीनों के पावर 0 रहेगा, आई का पावर 1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ करंट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ करंट। ठीक है, सारे डायमेंशंस भी आपको बतलाऊंगा, और अभी एक लेक्चर में मैं आपको जो भी डायमेंशंस यूजफुल हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको किसी एक लेक्चर पे भी मैं दे दूंगा, कल या परसों में ही ये सारे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अगली बात, अगली बात, अभी आपने मुझे कहा, अभी आपने, आपकी हमारी बात हुई है कि सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड करंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, इसे हम लोग बच्चों करंट बोलते हैं। सो रेट ऑफ फ्लो मतलब मूवमेंट, मतलब मोशन इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, मतलब मोशन इलेक्ट्रॉन्स का। सो कैसा मोशन, कैसा मोशन? क्या रैंडम मोशन को भी मैं बोल सकता हूं कि ये करंट होगी? रैंडम मोशन का मतलब है कि अभी इधर जा रहा था, फिर इधर चल दिया, फिर इधर चल दिया, फिर यहां मन हुआ, फिर ये मन हुआ इधर। ठीक है,
क्या इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे मोशन को मैं करंट बोल सकता हूं? जवाब है नहीं। ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट नोन एज करंट। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग करंट नहीं बोलते हैं। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक दिशा को जब ये प्रॉपर फॉलो करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं करंट। ठीक है, ये आपके जो बोलते हो ना आप लोग, ये सर कंफ्यूज होते हैं हम लोग। सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे है, सो कभी सोचा नहीं कि सर क्या हम इसको बोले कि ना बोले। मैं आपको यहां पर ये सोच भी समझा दूंगा। ठीक है, सो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट करंट। ठीक है, मतलब रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ particular direction, motion of electron in a particular direction known as current। ठीक है, motion of electron in a particular direction known as current। ठीक है, सो क्या मिला? अब देखो यहां से कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर यहां पर मतलब डायरेक्शन है। नहीं, डायरेक्शन तो है, बट लॉ ऑफ ट्रायंगल दिक्कत कर रहा है। लॉ ऑफ ट्रायंगल दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब आइए जरा ये समझते हैं कि जो चार्ज की बहुत बातें हो रही हैं कि चार्ज का फ्लो जो है वह आपका करंट बनाता है, तो कौन सा चार्ज? क्या मटेरियल बाय मटेरियल ये चार्ज बदलेगा? ठीक है, कि अगर कंडक्टर मटेरियल है तो वहां पर कोई आपके चार्ज, ये वाले चार्ज पार्टिसिपेट करेंगे करंट में, या सेमी कंडक्टर है तो कोई दूसरे चार्ज आपके पार्टिसिपेट करेंगे करंट फ्लो पर, या इंसुलेटर पे तो काउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो दो की काउंटिंग है। सो इन कंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ठीक है, कंडक्टर में केवल क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो यही आपके करंट के रूप में फ्लो करते हैं, जबकि इन सेमी कंडक्टर both electron and both electron and holes flow as a current। ठीक है, करंट के रूप में यहां पर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बेटा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में पार्टिसिपेट करता है। केवल इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में बच्चों पार्टिसिपेट करता है। नाउ कम टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आपको जाननी है तो आपको एक सर्किट यहां पर ड्रॉ करना चाहिए। क्या ड्रॉ करना चाहिए? एक सर्किट ड्रॉ करना चाहिए। V बना दिया, R बना दिया। जनरली मुझे क्या पता है कि जो मेरी धारा है, जो मेरी करंट है, वह पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के निकलती है और निगेटिव टर्मिनल पे इंटर होती है। यही तो हम लोग जानते हैं कि जो धारा है वह पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में इंटर होती है। इस करंट को बच्चों हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। बट एक्चुअली जो अभी बैटरी पढ़ाई भी थी यूट्यूब पर मैंने, तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वे निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। वे कैसे मूव कर रहे हैं? निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी जब आपने धारा की डेफिनेशन पढ़ी, जब आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी, तो क्या मेरे दोस्त आपने ये पढ़ा था, क्या आपने ये पढ़ा था कि किस विशिष्ट दिशा के बारे में आप कहेंगे कि ये धारा बना रही है? आपने तो बोला था कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट।
यहां पर तो ये नहीं बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इसकी बात नहीं हुई थी वहां पर। सो इलेक्ट्रॉन्स ये बनाता है वास्तविक करंट, इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल करंट। इसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? एक्चुअल करंट। सो अब अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि एक्चुअल करंट कहां से कहां बहती है, तो बोलिएगा कि निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहती है। कैसे फ्लो होती है? फ्रॉम द निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जबकि कन्वेंशनल करंट बेटा कैसे फ्लो होती है? तो कन्वेंशनल करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन पर, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल पर। तो इसका मतलब है कि कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल करंट वास्तव में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल करंट की जो दिशाएं होती हैं वह वास्तव में एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। कैसे हैं? एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, ये बात तो चलो अच्छी रही। ये बात जहां तक रही वह सीमित है फॉर द कंडक्टर मटेरियल, फॉर द कंडक्टर मटेरियल। अगर अगर यहां पर मैं कहता कि यार यहां कोई सेमी कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये सेमी कंडक्टर लगा होता, तो सेमी कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होते, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते। तो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, होल्स आते हैं पॉजिटिव चार्ज की कैटेगरी में। होल्स बच्चे किस कैटेगरी में है? पॉजिटिव चार्ज की कैटेगरी में। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा तो फॉलो नहीं करेंगे, इसके विपरीत दिशा को फॉलो करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन ये है, सो यह दिशा जो कि कन्वेंशनल करंट की दिशा होगी, वही आपकी होल्स की डायरेक्शन होगी, वही आपके होल्स की दिशा होगी। ठीक है, तो यहां से आपके 3 पॉइंट बनते हैं। क्या क्या? कन्वेंशनल करंट और होल्स की डायरेक्शन एक दिशा होगी, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की दिशा आपस में विपरीत होगी। ठीक है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन्स की दिशा आपस में विपरीत होगी। अगली बात, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ बहती है, जबकि एक्चुअल करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अगर तो मैं अब आपको ये पॉइंट्स लिख देता हूं। ठीक है, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव टर्मिनल टू, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एक्चुअल करंट, एक्चुअल करंट निगेटिव टर्मिनल टू, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट एंड एक्चुअल करंट, conventional current and actual current are opposite to each other, are opposite to each other। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स एंड कन्वेंशनल करंट, एंड कन्वेंशनल करंट आर सेम। ये क्या है? ये सेम दिशा में है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा होल्स का प्रेजेंस तभी है, होल्स का प्रेजेंस तभी है जब मटेरियल सेमीकंडक्टर है, नहीं तो नहीं रहेगा जब मटेरियल सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अदरवाइज होल्स का प्रेजेंस बच्चों नहीं होगा, होल्स का प्रेजेंस नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है छोटी सी तो पूछ लीजिए। ज्यादा कंफ्यूजन आपको जनरेट होती है या बाद में आपको कंफ्यूजन आती है, देन ऑब्वियसली आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या हम लोग कॉल पर भी बात करके मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। चेक करिए बच्चों।
चले बच्चों नेक्स्ट पर, ठीक है। सो ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द करंट। नाउ कम टू द वोल्टेज। नाउ कम टू द वोल्टेज। What is the definition of the voltage? Work done per unit charge, work done per unit. Holes are always flow against holes and electron. Yes, 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 100%, 100%. Always, always. होल्स पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। भाई पॉजिटिव टर्मिनल वाला क्या करेगा, धक्का मारेगा ना उसको। इलेक्ट्रॉन को कौन धक्का मारेगा, निगेटिव टर्मिनल धक्का मारेगा, क्योंकि दूर हटो दूर हटो। सो होल्स कम फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। always the direction of holes and electrons are opposite, 100%, ठीक है। चलिए now come to the voltage. What is the definition of the voltage? The work done per unit charge is known as voltage. The work done per unit charge, the work done per unit charge is known as voltage, ठीक है। It is denoted by V. V is equal to dW divided by dQ। या फिर अगर आप होल पर लिखना चाहते हैं कि मुझे कंप्लीट डेटा पर लिखना है तो W by Q, ठीक है। W by Q। What is the unit of the work done? ठीक है, What is the unit of the work done? सर जूल। क्या होती है वर्क डन की यूनिट? जूल होती है। क्यू कूलाम की क्यू की यूनिट है कूलाम, ठीक है। तो इसका बच्चों मात्रक क्या बनेगा? सो इसका मात्रक क्या बन गया? जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम अथवा वोल्ट, जूल पर कूलाम अथवा वोल्ट। यहां पर बच्चों इसका मात्रक बन गया, ठीक है, जूल पर कूलाम अथवा वोल्ट, ठीक है। चेक करिए। चलिए, what is the dimension of the voltage? Dimension of the voltage, करेंगे कमेंट? कमेंट मत करिए, अपनी जरा कॉपी पे नोट करिए, अपनी कॉपी पर जरा नोट करिए कि डायमेंशन ऑफ वोल्टेज बच्चों क्या होता है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो ये वो वाले क्वेश्चन है ना जो कि सर पूछ लेता, आ रहे जवान पर आंसर निकल नहीं रहा है, ठीक है। सो ये चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे देख लेनी होती है। सो इट इज ml² T⁻³ a की पावर -1, या फिर a को हम लोग i से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, अथवा ml² T⁻³ i⁻1, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। चेक करिए और जरा बतलाइए कि क्या आपने इसको लिखा है, क्या आपका सही है। चलिए, अगर आपने ये चेक कर लिया है सो अब चलते हैं ईएमएफ पर, ठीक है। सीधे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर आते हैं। ईएमएफ फुल फॉर्म भाई साहब का क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यार ये ना, ये है बैटरी की चीज, ये है बैटरी की चीज, बिल्कुल मजेदार। आपको मैं साधारण शब्दों पर बतलाता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जरा संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद करिए। इलेक्ट्रो प्लस मोटिव प्लस फोर्स, इलेक्ट्रो प्लस मोटिव प्लस फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब मोटिवेट करे, फोर्स, ठीक है। जैसे सुनते हो ना कि सर आज हमने संदीप माहेश्वरी को सुना, और सर अब तो छोड़ो सर डिप्लोमा भले ही मैं, लेकिन ईएससी का एग्जाम फाड़ दूंगा। आता ना अंदर से मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेट कर रहा कोई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को कहानी सुनाओ, संदीप माहेश्वरी के शो दिखलाओगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? इसको बताओ, इलेक्ट्रॉन को बताओ कि तुमको एनसीएल में हम जॉब करवाएंगे, तो ये मोटिवेट हो जाएगा क्या कि चलो मैं दौड़ लगाता हूं? इसको नहीं मतलब, भैया कह रहा है हमसे मतलब नहीं है, ये तुम लोग फ्रस्ट्रेशन का जीवन तुम जियो, हम मस्त है, हम घूमे टहलेंगे कहीं भी।
लेकिन हमने कहा तुम घूमो टहलोगे नहीं, हम डिसाइड करेंगे, हम है यहां पर तुम्हारे लिए। सो फोर्स, फोर्स मतलब एक प्रकार से प्रेशर, ठीक है। फिजिक्स पर नहीं जाइएगा कि सर फोर्स अलग है प्रेशर अलग है, तो एक प्रकार से प्रेशर। अब इलेक्ट्रॉन किसी विशिष्ट दिशा में घूमेगा तो वहां एक प्रकार से आपको बल लगाना है या प्रेशर लगाना है कि नहीं तुम इधर चलो, ठीक है, तुम इधर चलो। जैसे याद करिए कि जब आप छोटे छोटे थे, अब आपको बोला गया कि यार गिनती पढ़ो, ठीक है, आप लोग के साथ रहा कि नहीं, मेरे साथ रहा, तो हमको बोला गया कि 1 2 3 4 5 याद करके आना। अब हम गए नहीं याद करके, हम तो खेलने में बिजी रह गए, ठीक है। दूसरे दिन मास्टर साहब ने जो फिर डंडिया चलाई हमारे पीठ पर, तो फिर हमको समझ आया कि भाई साहब यहाँ पर प्रेशर है, इनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये कैसे मानेंगे, आइए समझते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है कि ये एक प्रकार का प्रेशर है, यह एक प्रकार का प्रेशर है दैट इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन टू मूव देम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को किसी विशिष्ट दिशा में मूव कराने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है वह बनता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वह बनता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी को रिकॉल करिए जरा। सो बैटरी के अंदर जो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन वगैरह की वजह से जो एक फोर्स या प्रेशर बना था ना, वह था ईएमएफ। जो बैटरी के टर्मिनल पर मिलता है ना, वह ईएमएफ नहीं है, वह वोल्टेज है, वह वोल्टेज है। डिफरेंस है थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब एक अंदर की चीज। जैसे अब आपको अंदर से फील हो रहा है कि नहीं यार सर एनसीएल इस बार क्वालिफाई करना है, अब सर ना रुकना नहीं है, अब ना रुका नहीं जाता है, अब बहुत दिन हो गए। तो जो अंदर वाली एक फीलिंग है। फिर एक दूसरी फीलिंग है कि सर मैंने किसी को देखा ना एनसीएल वाला बंदा, सर क्या सर वीआईपी ठाट बाट है उसके, ठीक है। तो अब यहां से ये बाहरी है, तो जो बाहरी दिखावा रहा वह था वोल्टेज, जो अंदर वाला था वह था ईएमएफ। चलो डेफिनेशन पर आइए। तो इट इज अ type of pressure, it is a type of pressure applied, it is a type of pressure applied on electrons to move it in a particular direction, ठीक है। किसी विशिष्ट दिशा में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स अथवा चार्ज को मूव कराने के लिए जो एक प्रकार का प्रेशर लगता है उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। सेकंड पॉइंट, यह एग्जैक्ट प्रेशर नहीं है जो मैकेनिकल में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। ये कोई मैकेनिकल प्रेशर नहीं, कोई जाकर के धक्का नहीं लगा रहा था। इट्स अ टाइप ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर के जैसा कुछ है, प्रेशर के जैसा कुछ है, समझे मेरे बच्चे, प्रेशर के जैसा कुछ है। अच्छा जी ठीक है सर, ये भी बात आपकी मान ली क्योंकि आपने हमसे कही है। तो फिर यूनिट अगेन सेम है, यूनिट में कहीं कोई बदलाव नहीं है, वोल्ट ही रहेगी। अब अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से दिखाता, तो मैंने आपके लिए एक सर्किट यहां पर बनाया, ठीक है। यहां पर बच्चों मैंने एक सर्किट बनाया, यहां पर नहीं कैपिटल आर से ही दिखाते, कैपिटल दिखा नहीं स्मॉल से दिखाते, इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा। तो बेटा ये बनेगा वीटी टर्मिनल वोल्टेज, ये बच्चे बनेगा वीटी टर्मिनल वोल्टेज। और यहां पर जो मैं दिखाऊंगा उसे मैं बच्चे नाम दूंगा, उसे मैं नाम दूंगा ईएमएफ, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अब बच्चे केवीएल अप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं अब यहां पर आपके साथ केवीएल अप्लाई करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि ईएमएफ इज इक्वल टू वीटी प्लस आई इंटू आर, ईएमएफ इज इक्वल टू वीटी प्लस आई इंटू आर, ठीक है। ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर। तो यहां से एक बात मुझे समझ आई, यहां से मुझे बच्चे एक बात समझ आई जो कि एनसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, एनसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, जिसमें अगर मैं आई की वैल्यू को शून्य कर दूं, ठीक है, अगर बच्चे में यहां आई की वैल्यू को शून्य कर दूं तो ईएमएफ का मान वीटी के बराबर है, ठीक है। बट ऐसा कोई माध्यम नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वीटी की वैल्यू को मैं ईएमएफ से बड़ा दिखा दूं। वीटी का मान, टर्मिनल वोल्टेज का मान मैं ईएमएफ से बड़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। सो ईएमएफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज।
ईएमएफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टेज से या तो बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, किंतु टर्मिनल वोल्टेज कभी भी ईएमएफ से बड़ा नहीं हो सकता। टर्मिनल वोल्टेज कभी भी ईएमएफ से बड़ा बच्चों नहीं हो सकता। ठीक है, चेक करिए इसमें कहीं आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, देन आप पूछिए। चले फिर, चलिए। अब चूंकि बात बैटरी की थोड़ी सी थी, क्योंकि वोल्टेज आपको कहां से मिला, वोल्टेज आपको बैटरी से मिला है, तो बात बैटरी की थी। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ अ बैटरी इज एसोसिएटेड विच विद विच टर्म। ठीक है, बैटरी के अंदर का ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यार ये डिसाइड किससे होता है? जिसने भी मेरी बैटरी की क्लासेस अच्छे से की होंगी उनको याद होगा, कर दो कमेंट इसी बात पर कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज एसोसिएटेड विद किस, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है, या फिर वहां पर बैटरी की प्लेट से है, बैटरी के इलेक्ट्रोड से है, या बैटरी का जो बाहरी आवरण है, ठीक है, जो बॉक्स है उससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है? चलिए करिए कमेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ battery is associated is associated with, आंसर किया क्या आप लोगों ने? क्या बच्चों आप लोगों ने आंसर किया है? यस, ये हुई बात यार, इज एसोसिएटेड विद द प्लेट्स, प्लेट ऑफ बैटरी। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है कि किस मटेरियल की प्लेट है, क्या साइज है प्लेट्स का, इनसे है। ठीक है, मतलब यार क्लासे तो आपने की है भाई, क्लासे तो बच्चे आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से की है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात फिर से। अभी तक जो बातें की है ना वो ईएमएफ वोल्टेज मतलब बैटरी से उत्पन्न होकर के बाहर जाने वाले की है, बैटरी से उत्पन्न होकर के बाहर जाने वाले की। किंतु यहां पर अब थोड़ा सा ना मैं वोल्टेज ड्रॉप का तड़का लगाना चाहता हूं। यहां पर मैं थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप का तड़का लगाना चाहता हूं, क्योंकि वोल्टेज का मीनिंग है इनडायरेक्टली पोलैरिटी। वोल्टेज का मीनिंग होता है पोलैरिटी। तो ये ना ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु बन जाएगा कि पोलैरिटी के साथ कैसे मेंटेन कराए। सो पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, पोलैरिटी ऑफ voltage drop, polarity of voltage drop, polarity of voltage drop across a resistor, polarity of voltage drop across a resistor depends upon, depends upon, किस पे निर्भर करता है? पोलैरिटी पूछ रहा हूं, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हूं। पोलैरिटी बच्चे पूछ रहा हूं, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा यार मैं। तो पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ध्यान रखिए ये बच्चे किस पे निर्भर करती है? तो यार ये ना धारा की दिशा पर निर्भर करती है। जो आप लोग वोल्टेज ड्रॉप बताते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके लिए एक बच्चे रजिस्टर बनाया, ठीक है, ये रजिस्टर जिस दिशा से, जिस टर्मिनल पर धारा इंटर हो रही होगी वह हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। वह हमेशा बच्चों कौन सा टर्मिनल बनेगा? वह पॉजिटिव टर्मिनल। और जहां से लीव करेगी वह निगेटिव टर्मिनल। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो धारा
जिस टर्मिनल पर इंटर हो रही होगी धारा, जिस टर्मिनल पर बच्चे इंटर हो रही होगी वह पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, और जिस टर्मिनल को छोड़ेगी वह निगेटिव टर्मिनल होगा, वह निगेटिव टर्मिनल होगा। जैसे कि अब देखिए, यहां पर मैंने धारा की दिशा बदल दी, यहां पर बच्चे मैंने धारा की दिशा क्या कर दी, बदल दी, और जैसे ही बच्चे मैंने यहां पर धारा की दिशा परिवर्तित की तो पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी भी बदल जाएगी, पोलैरिटी भी यहां पर बच्चों परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर है या नहीं क्लियर, अब बताओ। ठीक है, बाकी वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला ओम के नियमानुसार आता है, ओम का नियम अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। सो वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, दिस इज, इसमें कोई समस्या हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ठीक है जी, चलें फिर आगे की तरफ, चलें मूव करें। Another term, power. Another term, power. डिनोट किससे करते हैं, P से डिनोट करते हैं। किससे बच्चों डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पावर, क्या होता है, dw बाई dt होता है या w बाई t होता है। सो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी transfer, the rate of energy transfer by any electric circuit, any electric circuit, any electric circuit per unit time, per unit time is known as, known as power। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय एनी इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पावर, उसे हम लोग कहते हैं पावर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, सो P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, यही फॉर्मूला है, कोई और फॉर्मूला रहेगा। सर W अगेन एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी, T टाइम है, सो W का मात्रक हो गया जूल, और टाइम का मात्रक हो गया, टाइम का मात्रक हो गया सेकंड सर। ठीक है, टाइम का मात्रक हो गया सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या लिखी जाए, इसकी यूनिट क्या लिखी जाए, जूल पर सेकंड। यूनिट बच्चों इसकी क्या लिखी जाए, जूल प्रति सेकंड, अथवा, अथवा सर, अथवा लिखना है, हाँ, अथवा जूल प्रति सेकंड, अथवा वाट, अथवा वाट। ठीक है, मात्रक क्या है बच्चे इसका, तो मात्रक है जूल प्रति सेकंड अथवा वाट। ठीक है सर, वो तो ठीक है, वह तो ठीक रही बात, पर डायमेंशन से बातें शुरू करते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन, आप चाहो, आप चाहो तो v मल्टीप्लाई बाई आई करा करके डायमेंशन आप निकाल लो, v मल्टीप्लाई बाई आई करा के निकाल लो, या डायरेक्टली लिख लो। सो द डायमेंशन ऑफ पावर इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, एम एल स्क्वायर
टी की पावर -3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ पावर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर कि सर पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा। देखो यहां पर ना बच्चे, अभी मैं आपसे P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर या वी आई कॉस थीटा एसी का ये अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी इसकी बेसिक्स पर हूं। ठीक है, ओम का नियम होते ही वंस अगेन एक बार लाऊंगा और सारे फॉर्मूले वन बाई वन वहां पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज योर पावर। चले बच्चों, चलिए नाउ कम टू द अनदर टर्म, एनर्जी। यार अभी तो पावर निकाली है, अब एनर्जी आप निकालने को बोल रहे हैं, अब आप एनर्जी निकालने को बोल रहे हैं। सो मेरे बच्चे एक काम करो, इसका कर दो इंटीग्रेशन, इसका कर दो इंटीग्रेशन, जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो W इज इक्वल टू W, इसको डिनोट हम लोग बच्चों किससे करते हैं, W से सर डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt, इंटीग्रेशन ऑफ P dt। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ P dt। अब अगर आप इसके इंटीग्रेशन को बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप इसके इंटीग्रेशन को अब सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पर आप इसको सॉल्व करिए। सो W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T, P मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली आप इसकी यूनिट देना चाहें तो पावर की यूनिट थी वाट और टी है सेकंड, वाट सेकंड दे दीजिए, अथवा अथवा जूल यूनिट हो गई। ठीक है, वाट सेकंड अथवा जूल। व्हाट इज द डायमेंशन, ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन। ठीक है, पावर का डायमेंशन अभी आपने क्या निकाला था, पावर का डायमेंशन अभी आपने बतलाया था कि ml स्क्वायर टी की पावर -3। ठीक है, ये पावर का डायमेंशन था। तो इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करा दीजिए, टी का मल्टीप्लाई जैसे ही आप बच्चों यहां पर कराएंगे, सो इट बिकम्स ml स्क्वायर टी की पावर -2, टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, चलिए कुछ नोट आपको दिखाता हूं, कुछ नोट दिखाता हूं, कुछ ऐसे नोट दिखाता हूं जिससे आगे के टॉपिक का आपका कोरिलेट भी आप लोग कर लें, जिससे कि आप लोग कोरिलेट भी कर लें कि अब आगे नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट आपका बच्चों कौन सा टॉपिक आने वाला है। अब ऐसे समझिए, आपको मैंने जस्ट अभी पोलैरिटी दिखाई थी, जस्ट आपको मैंने यहां पर पोलैरिटी दिखाई थी। ठीक है, ये रही बात। अब समझिएगा, पोलैरिटी दिखाई थी, पोलैरिटी के पहले बच्चों मैंने आपको यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाई थी। अच्छा, एक चीज यहां पर और नोट कर लें कि जो केवीएल केसीएल अप्लाई होते हैं ना बच्चे, वे इस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, केवीएल एंड केसीएल अप्लाइड विद कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद कन्वेंशनल करंट, ना कि एक्चुअल करंट पर अप्लाई होते हैं ये। केवीएल केसीएल कन्वेंशनल करंट पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब जरा बातें बढ़ाते हैं अपनी। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने रजिस्टर की आपको पोलैरिटी दिखाई, मैंने कहा यार देखो रजिस्टर में जहां पर धारा इंटर करती है वह हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और रजिस्टर पे जहां से धारा निकलती है वह निगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी पे इन जनरल आपका पॉजिटिव टर्मिनल से ही धारा निकलती है और निगेटिव टर्मिनल पर धारा आपकी इंटर करती है। और थोड़ा सा डिटेल में बोलूं तो मैं कहूंगा कि मैं बैटरी के चार्जिंग, मतलब इसको चार्ज करने की सिचुएशन की बात नहीं करते हम लोग बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। मतलब बैटरी एनर्जी दे रही है, बैटरी एनर्जी
दे रही है, ना कि बैटरी एनर्जी ले रही है। ठीक है, देने की बात आपसे करता है। ठीक है। अब बातें करते हैं जरा नोट पर। ठीक है, अब जरा एक बार जल्दी से बतला दो कि अभी तक जितनी बातें आपको मैंने बतलाई हैं, क्या वो सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं क्लियर हो रही? ये एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर दो, तो फिर मैं नोट और फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक पर मूव करता हूं। जल्दी से कमेंट करो। हाँ जी, अभी तक जितनी बातें हुई हैं, क्या वो सारी बातें आपको क्लियर भी हो रही हैं या नहीं हो रही? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट हो गई आप। हाँ, लेट मत रहा करो। हाँ, आज तो छुट्टी होगी कॉलेज की। हाँ, छुट्टी बोले क्यों होगी, आज सैटरडे ही तो है। कॉलेज वाले तो प्राण निकाल लेते हैं। अरे यार, आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो। एनर्जी, हाँ यार, इसकी ये भी तो लिख दो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी बच्चों कैसी क्वांटिटी के अंतर्गत है? तो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत हुआ करता है। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन जनरल अगर बेस्ड है तो दो पैरामीटर पर बेस्ड है, कि कोई सोर्स की तरह व्यवहार कर रहा है, कोई सिंक की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, कोई एनर्जी दे रहा है और कोई एनर्जी ले रहा है। अगर एनर्जी डिलीवर हो बाय द पॉजिटिव टर्मिनल, इफ एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल, then it behaves like a source, then it behaves like a source. And if energy is absorbed by the positive terminal, मतलब मैं पॉजिटिव टर्मिनल पर एनर्जी ले रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं व्यवहार कर रहा हूं एज अ सिंक। ठीक है, एज अ सिंक। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट, फैन एनर्जी डिलीवर्ड बाय positive terminal, when energy delivered by positive terminal, then it behaves like source। तो ये कैसा व्यवहार कर रहा है बच्चों? सोर्स की भांति व्यवहार कर रहा है। दूसरा, फैन एनर्जी absorbed by, when energy absorbed by पॉजिटिव टर्मिनल, जब आपकी एनर्जी बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही हो, एब्जॉर्ब बाय पॉजिटिव टर्मिनल, देन इट बिहेव्स लाइक, किसकी तरह व्यवहार करेंगे बच्चे फिर हम? सिंक की तरह। कैसा व्यवहार होगा बच्चे उस समय? सिंक की भांति व्यवहार होगा। अब्जॉर्ब कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, ये दो वर्ड्स महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये दो वर्ड महत्वपूर्ण है। भाई, आप अगर ये बता रहे हैं कि सर जी पैसे नहीं है जीवन में, सर पैसे दे दो, तो ऑब्वियसली आपके एक लिमिट थी, तो आपने अपने टॉप से ही बोला होगा। ठीक है, तो मतलब आप एब्जॉर्बर हो, आपको चाहिए, आप सिंक है। किसी के पास है, अब आप ही हो, 10 रुपए जेब में पड़े हैं, रास्ते से जा रहे हैं, कोई आपने देखा कोई गरीब आदमी है, तो उसको आपने 5 रुपए दे दिया, तो ऑब्वियसली आप अपने पॉजिटिव एनर्जी से दिया। तो पॉजिटिव से अगर टर्मिनल से
एनर्जी डिलीवर हो रही हो या कहें कि करंट डिलीवर हो रही हो तो वह सोर्स है, और अगर करंट पॉजिटिव में इंटर कर रही है तो वह सिंक है। ठीक है, एनर्जी डिलीवर्ड, अब एनर्जी की जगह चाहो तो आप वर्ड करंट फील कर सकते हो। ठीक है, when current delivered by positive terminal, it means it's a source. When current is absorbed by the positive terminal, then it's a sink, then it's a sink। ठीक है, अथवा करंट। देखिए दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ एलिमेंट तो दो प्रकार में मैं पहले कैटेगराइज करता हूं, एक एक्टिव एलिमेंट और दूसरा पैसिव एलिमेंट। ठीक है, पहला कैटेगराइजेशन यहां पर, और इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी हम लोग जो रख रहे हैं वह है बच्चों एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, आइए जानते हैं एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। एक्टिव एलिमेंट्स अब देखो, अब अगर आप एग्जैक्टली अपने सिलेबस को चेक करोगे ना, तो उसने नहीं कहा कि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स आप पढ़ाइए, एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट्स आप लोग पढ़ाइए। सो जितना इनमें समय आवश्यक है सिर्फ उतना ही समय दिया जाएगा। क्वेश्चंस जो बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातें करेंगे सारी की सारी। ठीक है, सो एक्टिव एलिमेंट्स आर those elements which delivers energy, which delivers energy for a, अच्छा एनर्जी डिलीवर बस बात ठीक नहीं है, which energy delivers energy for a long time period। मतलब अभी क्या था ना कि 10 रुपया जेब में पड़ा था और रास्ते से गए तो पहला 5 रुपया किसी एक गरीब आदमी को दे दिया, फिर आगे गए फिर कोई दूसरा दिखा तो 5 रुपया उसको भी दे दिया, तो अब क्या बचे, अब आप खाली हो गए। ठीक है, तो आप एक्टिव एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, तब आप सोर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तब आप एक्टिव एलिमेंट या सोर्स नहीं कहलाएंगे। सोर्स तो अब तब कहलाएंगे जब आपके पास काफी लंबे समय तक आपके पास, अब आपके पास पड़े हुए हैं काफी सारे रुपए। ठीक है, तब आप 5-5 रुपए बांट रहे हो, तो आपने 2 साल तक बांटा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई फिर तो ठीक हो, तब तो आप एक्टिव एलिमेंट हो, तब तो आप सोर्स हो, अदरवाइज आप सोर्स नहीं थे। ठीक है, सो एक्टिव एलिमेंट्स, सो इट इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट, it is an element, it is an element which deliver energy, which deliver energy for a long time period। ठीक है, पहली बात क्या है कि एनर्जी डिलीवर करना चाहिए, पहली बात बच्चों यहां पर क्या है कि एनर्जी डिलीवर करना चाहिए। दूसरी बात यहां पर है कि यह जो एनर्जी डिलीवर करेगा वह लंबे समय तक आपकी एनर्जी डिलीवर करेगा। अब ये सिर्फ लंबे समय तक एनर्जी डिलीवर नहीं करेगा, एक और गुण है। एक बात बताओ, पैसे सर पड़े थे 1 लाख रुपया, 5-5 रुपया बांट रहे थे हमने, 2 साल लगा दिए बांटने में, तो खत्म हो गए ना, फिर तब तो खत्म हो गया ना। तो नहीं, इंटरनल एम्पलीफिकेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, इंटरनल एम्पलीफिकेशन का भी गुण होना चाहिए, जो कि बैटरी में होता है। ठीक है, कि आप इसको चार्ज करो थोड़ी देर तक, ये जो एनर्जी डिलीवर करेगी ना, ये थोड़ी बढ़ाकर एनर्जी डिलीवर करेगी, जितना एनर्जी चार्जिंग पर लेगी ना उससे थोड़ा सा आपको एनर्जी ज्यादा दे देगी। सो another property, it has it has property of internal amplification, it has property of internal amplification। ये ना सिर्फ आपको लंबे समय तक एनर्जी डिलीवर करता है,
साथ में ही इसमें इंटरनल एम्प्लीफिकेशन का भी गुण होता है। जो भी एक्टिव एलिमेंट होगा, जो भी एक्टिव एलिमेंट होगा, वह एनर्जी डिलीवर करेगा लंबे समय तक और इंटरनल एम्प्लीफिकेशन का गुण रखेगा। तो जो यह काम करेगा तो वह तो सोर्स बन गया। तो ये क्या बन गया? ये आपका एक प्रकार से सोर्स बन गया। सो लिख दीजिए, इट इज अ सोर्स। इट इज अ सोर्स। ये सर जी सोर्स है। अच्छा, एग्जाम्पल बतलाइए। एग्जाम्पल बतला दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरेटर। भाई साहब भर भर के एनर्जी हमको देता है, एम्प्लीफिकेशन का भी गुण है। हमें नहीं पता ये लास्ट टाइम कब रुका था, बढ़िया एनर्जी दे रहा जनरेटर। दूसरा सर अभी हमने टॉपिक पढ़ा था बैटरी। बैटरी, ठीक है। हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी बिहेव करते हैं बच्चों। हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कंपैरेटिवली पर, ठीक है। तो ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। और मैं अब यहां पर कुछ सीधे लिख देता हूं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एटसेट्रा, ईटीसी एटसेट्रा, ठीक है। सो ये रहे आपके एक्टिव एलिमेंट्स। एग्जांपल क्या क्या है? जनरेटर, बैटरी, ऑप एम्प, सेमीकंडक्टर। इंडक्टर एंड कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि एनर्जी तो दोनों डिलीवर करते हैं, पर यार लंबे समय तक नहीं करते, छुटकू सा समय तक करते हैं, छुटकू सा समय तक कि थोड़ी देर तक किया उसके बाद डिलीवर नहीं किया, ठीक है। थोड़ी समय तक किया फिर डिलीवर नहीं किया, ठीक है। तो ये देखिए एक्टिव एलिमेंट, ध्यान रखिएगा इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। सो दीज पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी लेते हैं। मतलब आप और आपके पेरेंट्स में अगर मैं कंपेयर करूं तो आप हो पैसिव एलिमेंट, ठीक है। पेरेंट्स है एक्टिव एलिमेंट। जब मन आता है पहुंच जाते हो, पापा पापा एनसीएल का फॉर्म आया है, फॉर्म भरने का पैसा दे दो। पिताजी ने पूछा कितना चाहिए पैसा, तो चाहिए तो 1000 रुपया था, तुमने बताया 1400। मैं बोला 400 तो सर जी जेब में डाल लेते हैं, चुपचाप पार कर देते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो अब फिर और किसी भी सिचुएशन पर आप चले जाओ, कभी चले जाओ, पापा पापा जीन्स लेनी है, पापा ने कहा चल भाई ले ले भाई, गरीब आदमी जा ले ले। तो वो ऑलवेज एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि वो डिलीवर कर रहे हैं यार, वो डिलीवर करना जानते हैं। और तुम क्या, तुम यूनिवर्सल पैसिव एलिमेंट हो। यूनिवर्सल, पिताजी ने कहा ये लो, ठीक है। सो पैसिव एलिमेंट, ठीक है। पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच अब्सॉर्ब एनर्जी। सो इट्स अ सिंक। ये क्या है? ये सिंक की तरह व्यवहार करता है, या ये सिंक होता है। सो पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट, आर दोज एलिमेंट विच absorb एनर्जी, जो कि एनर्जी बच्चे क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं। दोज एलिमेंट्स विच अब्सॉर्ब एनर्जी, एनर्जी लेते हैं, ठीक है। सो इट इज अ सिंक। तो इसका मतलब है कि यह क्या है? ये सिंक है, ठीक है। सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कमेंट करो ना। ऑलरेडी आपकी पढ़ी हुई चीजें कोई पहली बार पढ़ रहे हो क्या? हा? सर क्या क्या है? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सर बल्ब। ये बताओ जरा, ट्रांसफार्मर किस कैटेगरी पर आएगा? ट्रांसफार्मर किस कैटेगरी पर आएगा? इसी पर आएगा क्या? पैसे वो भी तो एनर्जी देता है यार।
सेकेंडरी पर तो एनर्जी दे रहा है। सर जी प्राइमरी से ले भी तो रहा, प्राइमरी की एनर्जी थोड़ी देर के लिए काट के देखिए, एनर्जी ना दे पाएगा सेकेंडरी में, मतलब है कि सिंक है। हाँ ठीक है। डायोड, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एटसेट्रा, ट्रांसफार्मर एटसेट्रा, ईटीसी। ठीक है। ट्रांजिस्टर, नहीं ट्रांजिस्टर एक्टिव पे जाता है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। डायोड पर भी यार, डायोड के साथ भी ना इशू है, लिखो मत, मत लिखो ना 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 ना, मत लिखो। डायोड दोनों पर है, क्योंकि आप लोग का डिप्लोमा का है, डिप्लोमा पर कई बार ले रहा है इसको, एक्टिव पे ले ले रहा है। ना 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 ना, वैसे तो पैसिव कैटेगरी पर जाना चाहिए सेमीकंडक्टर डिवाइस। हाँ तभी मैंने हटा दिया, हटा दिया मैंने हटा दिया। अभी तक इसको प्रॉपरली आपका एक्टिव डिवाइस के अंतर्गत ही रखते थे, एक्टिव में ही रखते थे, अब नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो जाता है, ट्रांजिस्टर आपके एक्टिव पर चला जाता है, ऑप एम्प आपके एक्टिव पे चला जाता है। ये आप लोग ये सोचोगे ना कि सर ये कहाँ पर लगाया है आपने इसको, है कि चार ऑप एम्प मिला करके आपने एक बल्ब जला दिया, कहां पर ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर इनपुट एनर्जी की तुलना में जो आपको आउटपुट मिल रहा है वह बढ़ा हुआ मिलता है, तो फिर ये माना गया है कि यार ये कैसा व्यवहार करे, मतलब कि इनमें एम्पलीफिकेशन का गुण है, मतलब है बच्चे एम्पलीफिकेशन का गुण है, तो इस वजह से आपने उसको शिफ्ट कर दिया है इन द कैटेगरी ऑफ द एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, लॉजिक ये था, गड़बड़ लिख गया था मैंने इसलिए देखो सुधार दिया, भावनाओं में बह गया था तुम लोग के साथ में। अब आ जाइए जरा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर भी देख लीजिए, वैसे ये चीजें तो मुझे दिखानी नहीं चाहिए तुम लोग को, क्योंकि एनसीएल ऐसे नहीं जाता, तो मैं ज्यादा चीजें वैसे दिखाऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो एक नोट के बेस पे समझ लो, कभी मान लो आपसे ऐसे पूछ ली, ये दूसरे एग्जाम में वैसे आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा इन कंपैरिजन टू द एनसीएल। ठीक है, ऑब्वियसली द वैलिडिटी ऑफ कोर्स इज ऑफ 6 मंथ्स, चूंकि 6 मंथ्स की है तो आगे भी आप लोग इसको पढ़ेंगे ही, तो वहां पर भी आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, ये नहीं होगा कि सर ने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो देखो V बाई आई का रेशियो अगर पॉजिटिव हो, V बाई आई का रेशियो अगर पॉजिटिव है, कहां पर? इन बॉथ क्वाड्रेंट, इन बॉथ क्वाड्रेंट। ठीक है, V बाई आई का रेशियो पॉजिटिव है इन बॉथ क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है आपका जो एलिमेंट होगा वह पैसिव एलिमेंट होगा। ठीक है, वह बेटा कैसा होगा? पैसिव एलिमेंट होगा, जैसे कि ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे ड्रॉ की है, जिसमें ये पॉजिटिव फर्स्ट है, तो V बाई आई यहां पर बच्चे कैसी वैल्यू होगी? सर पॉजिटिव होगी। यहां पर आई निगेटिव है, V निगेटिव है, निगेटिव बाई निगेटिव, अगेन बेटा यहां पर क्या होगा? V बाई आई, तो यहां पर फिर से पॉजिटिव होगा, तो ये कौन सा एलिमेंट आपका बन गया? तो ये एलिमेंट पैसिव एलिमेंट है। ये कैसा है? अगर किसी ने मुझे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स दी और मुझसे पूछा कि यार ये कौन सा एलिमेंट होगा, एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, तो मैं सीधे यहां पर बोल सकता हूं कि इट्स अ पैसिव एलिमेंट, इट्स अ पैसिव एलिमेंट। ठीक है, फिर अभी एक कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे ऐसी मिली। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे ऐसी मिली, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे बात करता हूं। तो बेटा यहां पर V बाई आई का रेशियो बेटा क्या है? ये पॉजिटिव है क्योंकि पहले क्वाड्रेंट पर है। अब दूसरे क्वाड्रेंट पर जैसे ही मैं आया तो V बाई आई की वैल्यू मुझे मिल रही है निगेटिव, क्योंकि V पॉजिटिव है किंतु करंट निगेटिव थी, क्योंकि करंट यहां पर बच्चे क्या थी? निगेटिव वैल्यू थी, तो इस वजह से निगेटिव है। इफ V बाई आई रेशियो इज निगेटिव इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर किसी भी एक क्वाड्रेंट पर V अपॉन आई का अनुपात निगेटिव हो जाता है, V अपॉन आई का अनुपात निगेटिव हो जाता है, तो वह आपका एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट बनता है। कौन सा एलिमेंट बनता है बच्चों? तो वह एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट बनता है। ये लीजिए, वह एलिमेंट कौन सा बनता है? एक्टिव एलिमेंट बनता है। सो आइए एक्टिव एलिमेंट समझ लीजिए। ठीक है, आइए एक्टिव एलिमेंट समझिए। सो V बाई आई रेशियो क्या है? निगेटिव। एनी क्वाड्रेंट, किसी भी एक क्वाड्रेंट में अगर V बाई आई का रेशियो निगेटिव हो जाएगा, किसी भी एक क्वाड्रेंट पर V बाई आई का रेशियो निगेटिव हो जाएगा, तो फिर
वह एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने ना सिर्फ एक्टिव पैसिव एलिमेंट समझे, एग्जांपल समझे, साथ में आपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर भी यहां पर समझ लिया। यहां पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर भी आप लोगों ने समझ लिया है कि कैसे कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव होगा, कौन सा एलिमेंट पैसिव होगा। ठीक है, चेक करिए। ठीक है, फिर अभी का सेशन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे शाम के 5 बजे के सेशन में, जिसमें इससे आगे की बात मैं आपसे करूंगा। कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। सेशन को शेयर भी करिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइए जो भी एनसीएल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और थ्योरी पोर्शन पर भी एक बार पुनः से अच्छी कमांड चाहते हैं। सो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे बच्चे, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड करेंगे और डायरेक्टली आपको ये देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। लॉट्स ऑफ थैंक यू।